हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं सीडीएस 2 2020 एग्जामिनेशन में रैंक 121 हासिल करने वाले आकाश कुमार मिश्रा जी। वेलकम आकाश टू स्टडी आईक्यू। थैंक यू दिव्यांशी। वी आर सो प्लीज्ड टू हैव यू टुडे और आप बहुत जल्द इंडियन आर्मी में अपना योगदान देने वाले हैं, गोइंग टू बी ऑफिसर। हाउ इज द फीलिंग? यू हैव ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ दिस। हाँ बिल्कुल, बचपन से एक ड्रीम था, एक पैशन था कि अपने देश को सर्व कर पाऊँ। एंड आफ्टर आफ्टर सो मेनी अटेम्प्ट्स अब जाके ये ड्रीम फुलफिल हो रहा है, तो यस, बहुत अच्छा लग रहा है। अंदर से एक अच्छा फील आ रहा है दैट मैं एक एकेडमी ज्वाइन करने वाला हूँ, जो मेरा बचपन से रहा है ड्रीम। तो आई एम फीलिंग गुड। आकाश, मैं चाहती हूँ आप जो आपका एजुकेशन बैकग्राउंड रहा है और ये पूरी जर्नी जो सीडीएस 2 2020 की रही है, उससे पहले आप हमारे साथ शेयर करें। सो आई एम फ्रॉम कानपुर और मैंने अपना क्लास 10th और क्लास 12th कानपुर से ही किया था। सो आई स्कोर्ड 93 एंड 94% इन क्लास 10th एंड 12th। उसके बाद फिर मैंने एक साल का ईयर ड्रॉप लिया था 12th के बाद, जिसमें मैंने एनडीए का प्रिपरेशन किया और मैंने एसएसबी अटेम्प्ट्स दिए। तो उस टाइम पे मैंने 6 एसएसबी अटेम्प्ट्स दिए, जिसमें से 4 कॉन्फ्रेंस आउट्स थे और 2 स्क्रीन आउट्स थे। और उसके बाद फिर मैंने जब मेरा लास्ट अटेम्प्ट आने वाला था, क्योंकि मेरा एज लिमिट आ रहा था, तो मैंने अपना बीटेक परस्यू करने का प्लान किया। एंड मैंने यहाँ पर एक स्टेट एंट्रेंस एग्जाम होता है यूपीटीयू, मैंने वो दिया। एंड मैंने एक गवर्नमेंट कॉलेज ज्वाइन किया, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी, और वहां से अपना बीटेक कंप्लीट किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। एंड मैंने अभी 2021 अपना बीटेक फाइनल ईयर कंप्लीट किया है एंड सीडीएस 220 दिया और इसमें क्वालिफाई कर गया। तो बीटेक फाइनल ईयर में ही जब लॉकडाउन चल रहा था, तो मैंने ये सोचा कि एक बैकअप ऑप्शन होना कितना इम्पोर्टेंट रहता है एक लड़के की लाइफ में। वो मैंने रियलाइज कर लिया था जब मैंने ड्रॉप ईयर लिया था 12th के बाद। तो वो चीज सोचते हुए मैंने अपने पापा से डिस्कस किया कि मेरे पास कोई बैकअप ऑप्शन होना चाहिए, तो वो क्या होना चाहिए और क्या एक ऐसा बैकअप ऑप्शन मैं बना सकता हूँ बीटेक के बाद जो शायद मेरे ड्रीम्स को और इजी बना दे। तो फिर मैंने जब डिस्कस किया तो रियलाइज किया कि एक एग्जाम होता है कैट, विच इज टू परस्यू एमबीए। तो मैंने सोचा कि हाँ, इसका सिलेबस कुछ कुछ सीडीएस से ही मिलता जुलता है, बस जीएस वाला पोर्शन नहीं है। तो मैंने उसका प्रिपरेशन चालू किया एंड इन 3 months आई वाज एबल टू कंप्लीट द प्रिपरेशन। और मैंने 96.03 परसेंटाइल की प्राप्त किए अपना कैट में। और आईएम इंदौर में मैंने सिलेक्शन हुआ मेरा, और मैंने आईएम इंदौर ज्वाइन किया फाइनली। और उसके बाद जब मैं आईएम इंदौर में था तो मेरा क्लासेस चल रहे थे, 1 महीने क्लासेस को हो गए थे, बट देन एक एसएसबी का कॉल लेटर आता है कि मेरा एसएसबी है इलाहाबाद में। और फिर मैंने एसएसबी अटेंड किया एंड रिकमेंड हो गया वहां से। आकाश, आपने बताया कि आपने आईएम इंदौर को ड्रॉप किया टू परस्यू योर ड्रीम्स। हाउ डिफिकल्ट इट वाज टू ड्रॉप फ्रॉम आईएम इंदौर, क्योंकि इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। फॉर मी इट वाज नेवर अ डिफिकल्ट थिंग, बट हाँ, थोड़ा बहुत जब फैमिली से कंसल्ट किया, जो बड़े भैया हैं उनसे कंसल्ट किया और दोस्तों से कंसल्ट किया, तो उनका कहना यही था कि तुम्हें आईएम इंदौर कंटिन्यू करना चाहिए। बट फॉर मी, आई ऑलवेज न्यू, बचपन से रहा है मेरा पैशन, तो आई वाज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ आर्मी, तो मैंने वही चूज किया। आकाश, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सभी को दिया अपनी जर्नी से कि वट एवर इज योर ड्रीम, अगर आप बहुत ही एक सेफ बैकअप पे लैंड अप भी होते हैं, बट इफ यू हैव योर ड्रीम, चूज योर ड्रीम ऑलवेज। हाँ बिल्कुल। आकाश, आपने पहले भी एसएसबीज दिया है, एनडीए की आप प्रिपरेशन कर रहे थे और सीडीएस 2 2020 फाइनली आपने उसे क्लियर किया और आपका जो ड्रीम था इंडियन आर्मी में सर्व करना, वो अब पूरा होने वाला है। अब क्या यूएसपी था इस बार? व्हाट डू यू थिंक हैज बीन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जिससे आप फाइनल लिस्ट में अपनी जगह बना पाए? मेरे हिसाब से अपने कैरेक्टर को लाइक ट्रूली प्रोजेक्ट करना, अपने कैरेक्टर के लिए एकदम ऑनेस्ट रहना कि जो आप हो वही दिखाओ। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप जिस टेस्ट में जिस टास्क को करने जा रहे हो, उस टास्क को समझ पाओ कि वो टास्क आपसे क्या डिमांड कर रहा है और वो कौन सी क्वालिटीज जज करने वाले हैं। और शायद अगर वो क्वालिटीज आपके अंदर है, तो वो आपकी नेचुरली ही बाहर आ जाएंगी। तो प्रिपेयर्डनेस इज गुड, बट अगर आप ऑनेस्टली उस टास्क को जाके करो और अपने आप को लाइक रियली प्रोजेक्ट करो, तो वो आपका एक यूनिक सेलिंग पॉइंट साबित होता है। तो इन दिस एसएसबी मेरे साथ यही हुआ। आई वेंट लाइक विदाउट एनी प्रिपरेशन,
और अपना ऑनेस्ट प्रोजेक्शन दिया, जो भी था आई वेंट ट्रू टू माई कैरेक्टर, और शायद इसीलिए मैं आज रिकमेंड हो पाया। एसएसबी में बहुत जरूरी है जो आपका ऑनेस्ट कैरेक्टर है उसको प्रोजेक्ट करना, ना कि ओवर प्रिपेयर्डनेस हो। आकाश, मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा बताएं इस एग्जामिनेशन में, आपने आपने बहुत अच्छे से एग्जामिनेशन को समझा है कि किस तरीके से आपको प्रोजेक्ट करना है, अपनी पर्सनालिटी को कैसे निखार के लिए आना है। पूरी एग्जामिनेशन में, एग्जामिनेशन को समझने से लेकर एग्जामिनेशन को क्रैक करने तक, ये पूरी जर्नी मैं चाहती हूँ आप इसे बताएं। जब मैं अपना क्लासेस परस्यू कर रहा था तो मैं दिन का थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के प्रिपरेशन कंटिन्यू करता था अपनी एसएसबी के लिए। सो मैंने जब धीरे धीरे रियलाइज किया कि मेरे 9 अटेम्प्ट हो चुके थे, जो कि सॉरी 8 अटेम्प्ट हो चुके थे, जिसमें से 6 एनडीए तक के थे, दैट इज 10+2 एंट्रीज। एंड फिर मैंने 2 एफकैट अटेम्प्ट दिए जिसमें मैं बैक टू बैक स्क्रीन आउट हुआ। तो मेरा कॉन्फिडेंस शैटर हो गया था, बट आई न्यू कि इफ आई एम गिवन अ चांस आफ्टर गेटिंग स्क्रीन्ड इन तो मैं कर सकता हूँ। तो आफ्टर दिस गेटिंग स्क्रीन्ड आउट द लास्ट टाइम, मैंने अपने आप को फिर से सोचा कि मैं मेरी गलती कहाँ हो रही है। तो आई रियलाइज दैट समटाइम्स मैं अंडर कॉन्फिडेंट रह जा रहा था या अपना ट्रू कैरेक्टर पोर्ट्रे नहीं कर रहा था। आई वाज स्टॉपिंग माई सेल्फ। तो वहां पर मैंने रियलाइज किया कि अपना पॉइंट रखना कितना जरूरी है स्क्रीनिंग में। तो अगली बार जब मैं स्क्रीनिंग में गया तो मैंने अपना पॉइंट रखा सबके सामने एंड पूरे ग्रुप को साथ लेके चला। तो फाइनली उस अटेम्प्ट में स्क्रीन इन हो गया। बट असली प्रिपरेशन उसके बाद की थी। तो मैंने एसएसबी को प्रिपेयर इस तरीके से किया था कि सबसे पहले मैंने अपने जो 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होते हैं OLQs, तो मैंने उनको एक पेपर में राइट डाउन किया एंड देन आई नंबर्ड इट फ्रॉम 1 to 15। एंड देन मैंने जो जो टास्क होते हैं एसएसबी में उनको अलग अलग पेजेस पे उनको लेवल आउट किया। फिर मैंने बैठ के सोचा कि कौन से टास्क में कौन सा OLQ चेक हो सकता है। फिर मैंने जब ये मैपिंग कर ली OLQs की, फिर मैंने तैयारी चालू किया कि हाउ शुड आई गो फॉर द टास्क। तो जब भी मैं उस एसएसबी में गया और जब भी किसी टास्क में जाता था तो एक बार आंख बंद करके सोचता था कि मुझे कौन कौन से OLQs पे जज किया जाएगा और व्हाट शुड बी माय यूएसपी फॉर दिस पर्टिकुलर टास्क। तो लाइक टेकिंग वन टास्क एट अ टाइम, हर बार एक चीज को ध्यान देना, और बाकी जितना भी पहले मैंने किया है, चाहे जितना अच्छा टास्क गया हो या चाहे जितना बुरा बुरा गया हो, इससे फर्क नहीं पड़ा मुझे। तो फाइनली जब मैंने हर टास्क को एक नए फ्रेश तरीके से डील किया तो शायद मेरा ट्रू कैरेक्टर सामने आया, और उस हिसाब से ही मैंने परफॉर्म किया, और द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। आकाश, आपने बताया कि जो 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज थी उसको आपने इम्बेड करना चाहा अपने अंदर और देखा कि आप कहाँ कितना खरे उतरते। तो मैं चाहती हूँ जिस तरीके से आपने खुद को प्रिपेयर किया इस पूरे एग्जामिनेशन के, स्पेसिफिकली एसएसबी, आप उसे हमारे साथ डिकोड करें। तो इसमें जितने भी टास्क होते हैं, सबसे पहले हम लोग अलग अलग टास्क लेवल आउट कर लेते हैं एंड देन 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होती हैं। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमें इंट्रोस्पेक्ट करना आना चाहिए कि हमारे अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज हैं और किस में हमें इम्प्रूवमेंट करना है। तो जब भी हमें कोई इम्प्रूवमेंट वाली चीज दिखे तो मेरा एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं अपने दोस्तों को जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको बताता रहता हूँ कि जब भी किसी डाउट में हो, अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो कि व्हाट इफ आई वाज एन ऑफिसर इन इंडियन आर्मी, तो मैं इस स्टेज ऑफ टाइम पे इस पॉइंट पे क्या करता। अपने आप एक आंसर सामने आता है जो शायद मोटिवेट करता है कि ठीक है, दिस इज नॉट द राइट थिंग एंड दिस इज द राइट थिंग टू डू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो वो चीज मैंने अपने आप को सोचा और अपने आप के साथ करने का ट्राई किया। तो वेनेवर जब भी एक ऐसा टाइम आता था जब 2 पॉइंट्स के बीच में चूज करना होता था, तो मैं यही क्वेश्चन करता था। फिर सोचा था कि उन 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज में मेरे कैरेक्टर को कौन सी सूट करेगी। उस हिसाब से मैंने अपनी चीजों को चेंज किया। जब भी लगा कि कॉन्फिडेंस लो है तो फिर सोचता था कि मैं अगर इंप्रूव करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ। तो मुझे समझ में आया कि लोगों से बात करने से, अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करने से और थोड़ा थोड़ा आउटस्पोकन होने से ये चीजें इंप्रूव हो सकती हैं। तो वो चीजें मैंने ट्राई करी और आई वाज थैंकफुल कि मुझे IIM इंदौर का वो बैकग्राउंड मिला हुआ था जहाँ पर ऐसे दोस्त थे जो मेरे को हेल्प करते थे इन सब चीजों में। तो आई कुड इम्प्रूव। और मेरा जो इंजीनियरिंग कॉलेज था उसमें भी मेरा जो फ्रेंड सर्कल था उन्होंने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया था। तो एसएसबी में हुआ क्या कि जब भी कोई टास्क सामने आता था तो मुझे पता होता था कि ठीक है, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक ग्रुप डिस्कशन। तो वहां पर हमारा इफेक्टिवनेस टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप चेक होता है, ये एक OLQ है। और इफेक्टिवनेस तभी आता है जब हम अपने पॉइंट को बहुत ही अच्छी तरीके से रख पाए, एक एक ऐसे मैनर में रख पाए विच इज इजी टू अंडरस्टैंड बट क्रिस्प।
क्योंकि वहां पर हमें ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो व्हेन गोइंग फॉर अ ग्रुप डिस्कशन मैंने यही सोचा कि मुझे अपने पॉइंट को क्रिस्प रखना है, टू द पॉइंट रखना है, कम बोलना है मगर सॉलिड बोलना है। और जब ग्रुप डिस्कशन हुआ तो मैं ये करने पे मैंने ये चीज करी और आई वाज सक्सेसफुल फॉर इट। तो ऐसे करके मैंने हर एक टास्क में परफॉर्म किया। जब इंटरव्यू आया तो आए एक बार मैंने अपने आप को सोचा कि ठीक है, मेरा लाइफ में क्या चला है, क्या हुआ है, व्हाट हैव बीन द इम्प्रूवमेंट्स, क्या सेटबैक्स मुझे मिले थे, मैंने कैसे ओवरकम किया, सारी चीजें एक बार दिमाग में सोची एंड आई वेंट टू द इंटरव्यू। तो जब इंटरव्यूअर ने जो क्वेश्चंस पूछे उनको मैंने ऑनेस्टली आंसर किया। और फिर जैसे साइकोलॉजिकल टेस्टिंग था सेकेंड डे, तो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में जो भी चीज दिमाग में आई, जो स्टोरीज दिमाग में आई, जो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में थॉट दिमाग में आया, वो चीज सामने रखी। और जैसे सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है तो उसमें मैंने ट्राई किया कि मैं जितना ज्यादा एसआरटीज अटेम्प्ट कर पाऊँ। तो इस एसएसबी में मैंने लाइक ऑल गन्स आउट करके देखा कि जो भी चीज है मेरे अंदर, मैं अपने आप को फुल वैसा ही पोर्ट्रे करूँ, कोई फेक कैरेक्टर नहीं, कुछ नहीं, बस दैट्स इट आई गेस। आकाश, एसएसबी का एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग होता है और इस बार तो आपने क्लियर भी किया है। अगर कोई एक ऐसा वाक्य आप हमारे साथ शेयर कर सके एसएसपी का, जो आप हमेशा याद रखने वाले हैं। ऑल्दो एसएसपी को हमेशा लोग पूरे लाइफ टाइम तक याद रखते हैं, लेकिन एक ऐसा इंसिडेंट जो आप हमारे साथ शेयर कर सकें। ये मेरा सिक्स्थ अटेम्प्ट का बात है। आई वेंट टू बैंगलोर। तो वहां पर मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, आई न्यू इट एंड उसके बाद मेरा एज खत्म हो रहा था 10+2 एंट्रीज के लिए, इट वाज फॉर टेक्निकल एंट्रीज। एंड उस टाइम आई हैड सीन द हाईएस्ट नंबर ऑफ रिपोर्टिंग्स, दे वर अराउंड 360 रिपोर्टिंग्स एट द टाइम ऑफ लाइक सेंट्रल पे ही। तो आई वाज कंप्लीटली शॉक्ड कि यहाँ पर कैसे होगा एंड आई डिडंट न्यू इट। तो व्हेन आई वेंट टू स्क्रीनिंग, मिराक्युलसली पता नहीं क्या हुआ, 24 लोग केवल स्क्रीन इन हो पाए थे। तो आई वाज वन ऑफ देम एंड मेरे जस्ट बगल में एक चेस नंबर था, चेस नंबर 7, एंड आई वाज चेस नंबर 8। तो जो 7 था वो भी कानपुर का था, बट वी बोथ डिडंट न्यू। तो बाद में मुझे पता चला कि जो चेस नंबर 7 था, ही इज प्रीवियसली रिकमेंडेड फॉर एनडीए एंड ही इज फ्रॉम द सेम सिटी इटसेल्फ। तो आई डेवलप्ड अ गुड बॉन्ड विद हिम। और उस एसएसबी में मेरे टास्क मेरे हिसाब से बहुत अच्छे गए थे, but finally I was not able to make it. That was the hardest point of my life, but this guy, chess number 7, and one more person from that batch got recommended. They both joined NDA eventually, and अभी भी मैं उनके टच में हूँ। बट वो लास्ट मोमेंट जब मेरा एज खत्म हुआ था, मेरे पास कोई बैकअप नहीं था, मैं कोई डिग्री परस्यू नहीं कर रहा था, और उस स्टेज ऑफ टाइम पे मेरे सामने जो था, जो लग रहा था कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वो मेरे लिए एक सेटबैक था। बट जब मैं घर आया तो आई ऑलवेज रिकमेंड कि अपनी फैमिली के टच में हमेशा रहो। तो मेरा पापा से बात हुआ, तो पापा सेड कि अभी भी 4 महीने बचे हैं, कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स बाकी हैं, उनको दो। तो फाइनली मैंने प्रिपरेशन चालू किया। मेरे पापा ही मेरे लाइक सोल मोटिवेटर रहे हैं बचपन से, तो उन्होंने मेरे को पढ़ाया है, तो उन्होंने मेरा हेल्प किया। तो यहाँ पर एक स्टेट एंट्रेंस एग्जाम होता है यूपी ट्यू, मैंने वो दिया और मेरा रैंक आया 5000। तो इट वाज अ ग्रेट मोमेंट फॉर मी। और मुझे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मिला टू परस्यू बीटेक, वो भी विद अ फुल स्कॉलरशिप ऑन ट्यूशन फीस। आई गॉट अ फी वेवर सीट। तो वो मोमेंट कि मैं एसएसबी से बाहर हुआ और 4 महीने में मैंने अपने लाइफ को जिस तरीके से स्विच किया, वो पॉइंट ऑफ टाइम मेरे लिए बहुत बहुत इंस्पायरिंग था मेरी लाइफ का। आकाश, जो 1-to-1 इंटरव्यू होता है, उसमें किस तरीके से अपने आप को पोर्ट्रे करना है, कैसे आंसर्स करने हैं, जो भी क्वेश्चंस कर्नल पूछते हैं? तो जनरली जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो या तो आपकी पर्सनैलिटी पे होते हैं, या फिर आपके जॉब प्रोफाइल पे होते हैं, या फिर आपका जो आप एजुकेशनल बैकग्राउंड परस्यू करके आए हो उन पे होते हैं, या फिर कुछ रैंडम क्वेश्चंस होते हैं जो एक डिस्ट्रैक्शन की तरह होते हैं शायद। तो जब भी एक पर्सनैलिटी पे क्वेश्चन आ रहा है तो वो आपको उस क्वेश्चन से डरना नहीं है, बिकॉज दैट क्वेश्चन हैज बीन अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो यू नो द राइट आंसर, यू नो द आंसर कि आपको क्या बोलना है वहां और आपको क्या बताना है, बिकॉज वो आपकी लाइफ का ही कोई इंसिडेंट पूछते हैं। तो आपको बस वो सच में सामने रख देना है। बस इतना बोलूंगा कि इंटरव्यू में जाने से पहले एक बार सोच लेना है कि आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है जिससे आपका कैरेक्टर कभी ऐसा गलत सा लगे। तो उस जगह पर आपको वो सोचना है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम में आपने क्या ऐसा रिएक्ट किया जिस वजह से आप यहाँ पर खड़े हो। तो अगर आपने वो पॉइंट समझ लिया कि आपने कैसे बाउंस बैक किया, किसी भी सेटबैक से या किसी भी हार्ड सिचुएशन को कैसे ओवरकम किया, तो वो आपको बताना उतना ही आसान होता है। तो हमें क्वेश्चन से डरना नहीं है।
और पर्सनालिटी क्वेश्चंस के लिए पहले से ही प्रिपेयर करके जाना है, बिकॉज वो हमारी लाइफ के ही इंसिडेंट्स है। दूसरी बात मैं बोलूंगा कि आप जो भी एजुकेशनल बैकग्राउंड परस्यू कर रहे हो या फिर जो भी जॉब प्रोफाइल परस्यू कर रहे हो, उसको इन एंड आउट जानना वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको कोई जॉब प्रोफाइल या जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो अच्छे से पता है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप अनकंफर्टेबल नहीं रहोगे। मगर अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, तो इट्स बेटर टू से दैट यू डोंट नो द आंसर रादर देन कि एक वाइल्ड गेस मारो और गलत बताओ। तो मैं हमेशा यही प्रेफर करूंगा कि अगर आपको कुछ पता है तो आप सीधा सीधा आंसर दो, कॉन्फिडेंटली आंसर दो। और अगर आपको वो ये कोशिश करें कि नहीं ये आंसर नहीं है, आप गलत बोल रहे हो क्या, दोबारा सोच लो, बी कॉन्फिडेंट ऑन इट कि हाँ आप आंसर जानते हो और यही आंसर है। और रही तीसरी बात, करंट अफेयर्स, आसपास की नॉलेज, ये सब आप जब सीडीएस का तैयारी करते हो तो आपको पहले से ही पता होता है। और बस एक नॉर्मल सी चीज है, जब आप एसएसबी में जाओ आपका एक ग्रुप बनता है वहां पर दोस्तों का जो आपके बैचमेट्स होते हैं, तो वहां पर नॉर्मली ये बातें चलती ही रहती हैं कि क्या हो रहा है नेशनल सिक्योरिटी के बारे में। तो वहां पर वो सब चीजें रिफ्रेश हो जाती हैं। तो मैं ये बोलूंगा कि इंटरव्यू में जाने से पहले थोड़ा लाइक चिल एटमॉस्फेयर रखो। वहां पर कुछ भी ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं पूछेंगे, इट्स वेरी नॉर्मल। हर चीज तुम्हारी लाइफ के बारे में है और बाकी कुछ भी नहीं है नॉर्मली। what it is just what you are trying to be and what you are right now. Akash, how study IQ has been part of your journey? एंड जब मेरा सीरियस प्रिपरेशन मैं कर रहा था तो मेरा मैथ और इंग्लिश का प्रिपरेशन पहले से ही हो चुका था, क्योंकि मैं कैट का प्रिपरेशन कर रहा था। तो जो मेरा पोर्शन बचा हुआ था वो था जीएस का। मेरा साइंस बैकग्राउंड रहा है, तो मेरा पीसी और बी मैनेजेबल था और अच्छा था। तो मैं कॉन्फिडेंट था उन सब चीज़ों पे। बट जब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स इन सब का बात आता था तो मुझे थोड़ा सा सेटबैक सा था। तो मैंने अपने टाइम टेबल में रोज 1 घंटा शाम का फिक्स कर रखा था, जहां पर मैं वीडियोस देखता था अलग अलग टीचर्स की, मेनली फ्रॉम स्टडी आईक्यू। इससे मेरे करंट अफेयर्स भी अपडेट होते रहते थे और जियो पॉलिटिक्स वगैरह का भी नॉलेज अच्छा रहता था। जब भी मुझे ऐसा लगता कि मुझे कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आई रेफर्ड टू देम। और टू माई अटर सरप्राइज, जब भी मैं यूट्यूब पे कुछ भी सर्च करता था और उसके आगे एक स्टडी आईक्यू कीवर्ड ऐड कर देता था, तो मुझे कोई ना कोई वीडियो ऐसा मिल जाता था जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन विद इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम अच्छे से मिल जाती थी। तो मेरे प्रिपरेशन में जीएस के स्पेशली स्टडी आईक्यू ने मुझे बहुत हेल्प किया है। We are very glad, Akash, कि हम आपकी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बन सके। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, अपनी पूरी जर्नी शेयर करने के लिए। एनडीए से कैसे सेटबैक हुआ और सीडीएस 2 से आपने किस तरीके से कम बैक किया। थैंक यू एंड द एंटायर टीम विशेस यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।